नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम शोध से संबंधित जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वह है परिकल्पना। देखिए, शोध चाहे प्रयोगात्मक हो चाहे अप्रयोगात्मक हो, शोध समस्या का चयन हो जाने के बाद मनोवैज्ञानिक या जो है एक शोधकर्ता परिकल्पना या उपकल्पना का निर्माण करता है। ठीक है, अब ये प्रश्न आता है कि परिकल्पना उपकल्पना क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके कार्य क्या है। तो इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार की कंटेंट देखने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शोध करने में शोध समस्या का चयन हो जाने के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य आता है परिकल्पना, उसके बारे में समझते हैं। देखिए, परिकल्पना को पहले तो नाम जान लेते हैं। परिकल्पना को 3 नामों से जाना जाता है। ठीक है, हिंदी में इसका 3 नाम है। तो अगर किसी भी नाम से को आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिले या नेट के क्वेश्चन में, नेट के एग्जाम में आपके प्रश्न देखने को मिले तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, इसको परिकल्पना भी कहते हैं, इसको उपकल्पना भी कहते हैं, इसको प्राकल्पना भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसका एक ही नाम है जिसको कहते हैं हाइपोथेसिस। पहले समझते हैं इसके हम शाब्दिक दृष्टि से कि इसका अर्थ क्या है। देखिए, परिकल्पना का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है, हाइपोथेसिस है। ठीक, और हाइपोथेसिस लैटिन भाषा के 2 शब्दों हाइपो प्लस थीसिस से मिलकर बना है। हाइपो का अर्थ होता है संभावित, ठीक, संभावित या जिसकी पूर्ति की जा सके, और थीसिस का अर्थ होता है समस्या के समाधान का कथन। तो अगर इस शाब्दिक अर्थ को आप ध्यान दें तो इस प्रकार परिकल्पना का अर्थ यह होता है कि परिकल्पना का अर्थ उस संभावित कथन से है जो समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। यानी कि एकदम सिंपल, मगर आपसे एक लाइन से कोई पूछे कि परिकल्पना क्या है, उपकल्पना क्या है, तो आप एकदम सिंपल में कहिए समस्या का प्रस्तावित उत्तर या समाधान क्या है, परिकल्पना है। दैट्स इट। आगे क्या है, एक अस्थायी समाधान जांचनी प्रस्ताव के रूप में है। ये क्या है, अस्थायी समाधान नहीं है रिसर्च में, अस्थायी समाधान है। क्या इसी के माध्यम से जो परिकल्पना होता है, उपकल्पना होता है, इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसी के माध्यम से हमारा जो शोध होता है, जो शोध समस्या होता है, उसे जांचा जाता है। ठीक है, शोध समस्या को जो शोध समस्या से निष्कर्ष प्राप्त होता है उससे क्या है, तुलना किया जाता है। तो इसलिए परिकल्पना बनाया जाता है। ये क्या है, प्रस्तावित जांचनीय उत्तर है। ठीक है, परिकल्पना शोध को जांचने के लिए बनाया गया उत्तर या संभावित समाधान है। उदाहरण देखिए, क्या सीखना पर पुनर्वर्ण का प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या है, आपका शोध समस्या है। अब इसकी परिकल्पना क्या होगी, पुरस्कार से सीखने की क्रिया तेजी से होगी और दंड देने से सीखने की क्रिया मंद पड़ जाएगी। ये आपका क्या है, उपकल्पना या परिकल्पना है। ठीक, ये इतना समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं, परिभाषा देखते हैं। देखिए, मैकगुइगन 1990 के अनुसार 2 या 2 से अधिक चरों के बीच 2 या 2 से अधिक चर, ठीक है, 2 चर भी हो सकते हैं या उससे अधिक चर। हमने आपको चर बताया था। चर किसे कहते हैं, किसी वस्तु के मापने योग्य गुणों को चर कहा जाता है। चर के कई प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रकार इसके ज़्यादा प्रसिद्ध हैं या फेमस हैं। पहला स्वतंत्र चर, दूसरा आश्रित चर। ठीक है, तो ये कह रहा है 2 या 2 से अधिक चरों के बीच संभावित संबंधों, ठीक, के बारे में बनाए गए जांचनी कथन को प्राकल्पना कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक चर कौन हो गया, पहला चर पुरस्कार, दूसरा चर क्या है, सीखना। ठीक है, इन दोनों के बीच संभावित संबंधों के बारे में जांचनी कथन क्या बनाया गया है। ये सोच समस्या, इसका जांचनी कथन क्या है, पुरस्कार से सीखने की क्रिया तेजी से होगी और दंड देने से सीखने की क्रिया मंद पड़ जाएगी। ठीक है, अब इस सोच समस्या से जो भी निष्कर्ष प्राप्त होगा उसके लिए हमने ये परिकल्पना बनाया है कि इस पुरस्कार से सीखने की क्रिया तेजी से होगी। अगर हमने शोध किया, अगर उसमें यह सिद्ध निष्कर्ष आता है कि पुरस्कार से सीखने की प्रक्रिया तेजी से होती है और दंड देने से सीखने की प्रक्रिया मंद हो जाती है, तो ये हमारा जो उपकल्पना है उसको क्या है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है।
अगर ऐसा परिणाम नहीं होता है तो कल्पना को क्या है, रिजेक्ट कर लिया जाता है और उसमें कुछ संशोधन किया जाता है या परिमार्जन किया जाता है। अगली परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। कर्लिंगर 1986 कहते हैं, दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों के अनुमानित संभावित कथन को क्या कहा जाता है, प्रकल्पना कहा जाता है। वही बात है, दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों के अनुमानित को, मतलब पहले हमने सोच समस्या डिसाइड किया, उसके बाद क्या है, अभी हमने डाटा कलेक्शन नहीं किया, हमने अभी विधि नहीं लगाया, हमने प्रयोग नहीं किया, पहले से हम एक संभावित क्या है, अनुमानित उत्तर मान के चलते हैं, इसलिए बार बार अनुमानित कह रहा है, संभावित कह रहा है। कथन को क्या कहा जाएगा, प्रकल्पना कहा जाएगा। एक छोटी सी परिभाषा और है, टाउनसेंड 1953 के अनुसार कहते हैं कि परिकल्पना किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर या समाधान है। एकदम सिंपल, परिकल्पना किसी समस्या का प्रस्तावित, ठीक है, या प्रस्तावित उत्तर, ये मतलब उत्तर ये नहीं कि वही होगा 100%, मतलब प्रस्तावित उत्तर है या समाधान है। तो ये परिभाषा कुछ रहे हैं, ये अर्थ रहा, इससे आपको जो है परिकल्पना या उपकल्पना क्या होगा स्पष्ट हो गया। कुल मिलाकर बात यही है कि परिकल्पना अगर सिंपल वे में आप समझिए तो किसी भी समस्या का प्रस्तावित उत्तर या समाधान क्या है, परिकल्पना है। या इन परिभाषाओं के आधार पर अगर देखें तो आप दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित जो संबंध होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उपकल्पना कहते हैं। अब इसी आधार पर कुछ हम विशेषताएं देख लेते हैं जिनको और भी, जिनसे आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला है कि परिकल्पना में की पहली विशेषता है समस्या का प्रस्तावित एवं साम्य उत्तर होता है। परिकल्पना क्या होता है, समस्या का प्रस्तावित एवं साम्य उत्तर होता है। दूसरा क्या विशेषता है, दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है इसमें। जैसे यहाँ पे पुरस्कार और सीखने के बीच क्या है, संबंध क्या है, उसका अध्ययन की इसमें कर रहा है। तो इसका मतलब है कि दो से अधिक चरों के बीच संबंधों का अध्ययन। तीसरा, प्रस्तावित संबंधों का स्वरूप परीक्षण योग्य होता है। परिकल्पना में क्या होता है, प्रस्तावित संबंधों का स्वरूप परीक्षण योग्य होता है। परिकल्पना जो बनाया जाता है, ठीक है, उसमें संबंधों का स्वरूप क्या होता है, परीक्षण योग्य, यानी कि उसकी आप जांच कर सकते हैं। जैसे पुरस्कार से सीखने की क्रिया तेजी से होती है, तो इसके लिए क्या है, आप छात्रों का समूह बनाएंगे या कुछ विद्यार्थियों का समूह बनाएंगे, एक को पुरस्कार देंगे, एक को दंड देंगे, आप फिर लर्निंग करवाएंगे, देखेंगे कि लर्निंग कैसा होता है, तो आपको पता चल जाएगा, तो इसलिए परीक्षण योग्य होते हैं। चौथा, चरों के बीच एक सामान्य या विशिष्ट संबंधों की भी व्यक्ति होती है। ठीक है, चरों के बीच क्या होता है, सामान्य संबंध या विशिष्ट संबंध क्या है, प्रदर्शित होता है। ये कैसे प्रदर्शित होगा, जब आप शोध अपना कर लेंगे, निष्कर्ष जो आएगा तो पता चल जाएगा। या तो परिकल्पना के माध्यम से भी पता जाता है कि सामान्य संबंध है, ज़्यादा जुड़ा हुआ है या कम जुड़ा हुआ है। ठीक, यही बात हो रहा है। तो ये परिकल्पना की कुछ मुख्य विशेषताएं थी। अब हम बात करते हैं जो अक्सर आपके पेपर में पूछा जाता है, या इसके बिना जो है परिकल्पना का कॉन्सेप्ट अधूरा है। एक उत्तम प्रकल्पना की विशेषताएं या कसौटी। मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे हैं, आप तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी लघु शोध आ गया है, ठीक है, आगे भी आप एमएड में लघु शोध है, और भी किसी विषय से आप पीएचडी कर रहे हैं, तो उसी के लिए शोध को बिना समझे, रिसर्च को बिना समझे कैसे किया जाता है, आपको वो जो है प्रोसेस करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हम जो है शोध कैसे किया जाता है, शोध में कौन कौन से तत्व हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे थे। इससे पहले वीडियो में हमने शोध किसे कहते हैं उसके बारे में समझा था, फिर सिनॉप्सिस राइटिंग कैसे की जाती है, फिर हमने शोध समस्या का क्या होता है पूरे विस्तार से कैसे चयन किया जाता है, क्या विधियाँ होती है, अच्छे समझाता। अब फिर शोध समस्या के बाद दूसरा जो परिकल्पना होता है उसके बारे में हम समझ रहे हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। देखिए, पहला है कि एक जो उत्तम परिकल्पना होता है उसे हमेशा जांचनीय होना चाहिए, यानी कि उसके माध्यम से समस्या का जांच हो। ये नहीं कि कह रहे आप कोई भी परिकल्पना अपने मन से बना दे रहे हैं, समस्या कुछ और है और परिकल्पना कुछ और है, उसके माध्यम से जो है जांच नहीं हो पा रहा है, तो ये गलत है। जैसे हमने यहाँ पर परिकल्पना बनाया, ये क्या है, क्या सीखने पर पूरा पुनर्बलन का प्रभाव पड़ता है। तो देखिए हमने बनाया पुरस्कार से सीखने की क्रिया तेज होगी और दंड देने से सीखने की क्रिया मंद पड़ जाएगी। तो एक आदर्श परिकल्पना ये है इस सोच समस्या का, तो इसी हिसाब से जांचनी होना चाहिए। दूसरा, मितव्ययी होना चाहिए। अब आप ऐसा परिकल्पना नहीं बना दें कि उस परिकल्पना में ज़्यादा समय लगे और ज़्यादा धन लगे। ठीक है, ऐसे परिकल्पना या ऐसे शोध जिसमें ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा धन लगता है, उसके परिणाम दूषित होने के चांसेस होते हैं।
ठीक है। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसके लिए पहले आप जो एरिया डिफाइन कर लीजिए, ठीक है। अब ये नहीं कि पूरे इंडिया के लेवल पे आप करेंगे, तो आप इंडिया के लेवल पे जाइए, घूमिए फिरिए, समय भी धन भी खर्च होगा और वो परिस्थिति बिगड़ भी सकती है, हो भी नहीं सकता है। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला, तार्किक पूर्णता तथा व्यापकता गुण। आपके परिकल्पना में हमेशा इस बात का ध्यान रखे जाए कि वो उसमें जो आप परिकल्पना में सेंटेंस लिखे वो तर्कपूर्ण हो, ठीक है, और व्यापकता हो, मतलब यानी कि जो समस्या है उसका सभी एलिमेंट उसमें मौजूद हो, और क्या है, परिकल्पना का जो गुण होता है वो भी उसमें मौजूद हो, और जो कथन होंगे वो तर्कपूर्ण होंगे, ठीक। अगला है, संप्रदात्मक रूप से स्पष्ट होना चाहिए, और उसका जो परिकल्पना का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एकदम क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई जटिलता नहीं हो। जैसे हमने यहाँ पर देखिए बनाया ना कि पुरस्कार से सीखने की क्रिया तेज होगी और दंड देने से सीखने की क्रिया मंद पड़ जाएगी। तो ये एकदम इसका संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये क्या कहना चाह रहा है, इस परिकल्पना में हमने क्या हमको जांच करना है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। अगला है, वैज्ञानिक परीक्षणों एवं उपकरणों से संबंधित होना चाहिए। अब आप परिकल्पना ऐसा बनाएं, ठीक है, या सोच समस्या ऐसा डिसाइड करें कि उससे संबंधित जो परीक्षण हो, जैसे मनोविज्ञान के क्षेत्र में आप परीक्षण कर रहे हैं तो जो जो परीक्षण मौजूद हों, ठीक है, जैसे बुद्धि परीक्षण पे आप चेक करिए, व्यक्तित्व परीक्षण पे, और भी कई जाति पूर्वाग्रह आपनी है, तो वो क्या है, उसका टूलकिट जब आपके पास मौजूद होगा तो क्या है, अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे। तो ऐसे उपकल्पना का निर्माण करें जिनका जो परीक्षण है उसमें जो वैज्ञानिक परीक्षण है वो यूज किया जाए, और उनसे संबंधित क्या है, उपकरण भी मौजूद हो। ये नहीं कि पूछ रहा है आपको बुद्धि लब्धि का चेक करने का, आप जो है रुचि मापन कर दिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए आप। छठवां, क्षेत्र के मौजूदा सिद्धांत एवं तथ्य से संबंधित होना चाहिए, यानी कि जिस क्षेत्र से संबंधित आपका शोध समस्या है, ठीक है, उसी शोध समस्या, जैसे अधिगम से संबंधित आपका शोध समस्या है यहाँ पर जैसे हमने बनाया है, तो उससे संबंधित जो सिद्धांत है, जो तथ्य हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के पुनर्वर्ण का सिद्धांत है, कोहलर का सिद्धांत है, सूज का सिद्धांत है, उससे जो संबंधित तथ्य है उससे क्या है रिलेटेड आपका परिकल्पना होना चाहिए, तब उसे एक आदर्श परिकल्पना माना जाता है। अगला है, प्रकल्पना का स्वरूप सामान्य होना चाहिए, यानी कि प्रकल्पना जो है देखने में अच्छे से समझ में आ जाए, उसका स्वरूप समान होना चाहिए, न कि जटिल होना चाहिए, न कि विशिष्ट होना चाहिए, ठीक है, कि उसी में जो है आपको कोई पढ़े तो उसको समझ में आए कि प्रकल्पना आप क्या बना रहे हैं, किस चीज़ का आप जांच करने वाले हैं, ठीक है। तो इस बात इन 7 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो एक उत्तम प्रकल्पना जो है आप बना पाएंगे, एक उत्तम परिकल्पना का निर्माण कर पाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं, इसी कड़ी में हम देखते हैं परिकल्पना के प्रकार क्या होते हैं। ये देख लें कि परिकल्पना के प्रकार कितने हैं, तो इसमें भी कुछ कसौटी के आधार पर बताया कि परिकल्पना के प्रकार कितने हैं। सबसे पहले है चरों की संख्या के आधार पर। चरों की संख्या के आधार पर 2 प्रकार के परिकल्पना है, साधारण प्रकल्पना, जटिल प्रकल्पना। साधारण प्रकल्पना किसे कहते हैं? साधारण प्रकल्पना से तात्पर्य उस प्रकार की प्रकल्पना से होता है जहाँ दो चरों के बीच संबंधों की अभिव्यक्ति या 2 चरों के बीच संबंधों की संभावित समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार के उपकल्पना को जो है साधारण उपकल्पना, इसमें 2 चर रहेंगे, ठीक। और जटिल प्रकल्पना से तात्पर्य वैसे प्रकल्पना जहाँ 2 या 2 से अधिक चरों के बीच जो है संबंधों की अभिव्यक्ति करने के लिए, संबंधों के संभावित समाधान करने के लिए उत्तर की प्राप्ति की जाती है, उसे जो है जटिल। साधारण प्रकल्पना में आपका ये आ जाएगा, ठीक है, इसमें 2 ही चर हैं, पुरस्कार, सीखना। अब जटिल प्रकल्पना में क्या होगा, जैसे कि आप ये अध्ययन करें, वाराणसी जनपद के सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों में निवास करने वाले ग्रामीण एवं शहरी शिक्षकों की व्यावसायिक संतुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन। तो आप देख रहे हैं इसमें 2 या 2 से अधिक चर हैं, ठीक। तो ये जटिल प्रकल्पना है। अगला, चरों विशेष संबंध के आधार पर, इसमें 2 है। सार्वत्रिक प्रकल्पना, यूनिवर्सल हो गया इसको, यह अस्तित्वात्मक। सार्वत्रिक प्रकल्पना से जैसा कि इसके जो है शब्द से स्पष्ट होता है कि यह परिकल्पना उस प्रकार का परिकल्पना होता है जो लगभग जो है हर जगह, हर समय, हर परिस्थिति में लागू होता है। जैसे हम ये बना दें कि सूर्य जो है पूरब से निकलता है, तो ये हर जगह, हर समय, हर घड़ी ये परिकल्पना जो है लागू ही होगा, तो इसे हम सार्वत्रिक परिकल्पना। और अस्तित्वात्मक परिकल्पना किसे कहते हैं कि अस्तित्वात्मक परिकल्पना उस प्रकार की परिकल्पना होती है जहाँ पे क्या है,
किसी व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित अस्तित्व, किसी व्यक्ति या किसी प्राणी के अस्तित्व से संबंधित पहलुओं का जब अध्ययन किया जाता है, उससे अध्ययन करने के लिए जब परिकल्पना बनाया जाता है तो उसे हम अस्तित्वात्मक परिकल्पना कहते हैं। अब विशेष उद्देश्य के आधार पर देखें तो करत्व परिकल्पना, जब व्यवहार के कारणों एवं गुणों के बारे में हमें जाना होता है तो हम करत्व परिकल्पना बनाते हैं। वर्णनात्मक परिकल्पना, वर्णनात्मक कभी कभी क्या होता है कि जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो परिकल्पना को जो है अपने वर्णनात्मक रूप में जो है उसको डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसको वर्णनात्मक परिकल्पना कहा जाता है। शोध परिकल्पना, कार्यरूप परिकल्पना क्या होता है? शोध परिकल्पना क्या होता है? शोध परिकल्पना वह परिकल्पना है जिसमें दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित उत्तर प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। इसमें व्यक्ति के व्यवहार के पीछे जो छिपे कारण है उसको पता लगाने का कोशिश की जाता है। इसमें एक चर का दूसरे चर पर क्या प्रभाव है उसको पता लगाने की कोशिश की जाती है। नल परिकल्पना क्या है? शोध परिकल्पना के विपरीत है, ठीक है। ये जो है दो आपके जब आप रिसर्च करेंगे तो दो प्रकार की परिकल्पना आप बनाएंगे, शोध परिकल्पना, नल परिकल्पना। शोध परिकल्पना क्या है? जैसे हमने यहाँ पे यह पुरस्कार से सीखने की क्रिया तेजी से होती है, दंड देने से सीखने की क्रिया मंद पड़ जाती है। नल परिकल्पना क्या बनाएंगे? उसमें नहीं शब्द आप जोड़ देंगे कि पुरस्कार से सीखने की क्रिया तेजी से नहीं होती है और दंड देने से सीखने की क्रिया मंद पड़ जाती है। और आप अपना रिसर्च करेंगे, जो निष्कर्ष आएगा, ठीक है, अगर निष्कर्ष में ये आ रहा है जो आपने हाइपोथेसिस बनाया है तो उसमें आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और जो मेन हाइपोथेसिस जो मुख्य परिकल्पना है उसको आप स्वीकृत कर देंगे, ठीक। अब सांख्यिकी परिकल्पना क्या है? ये शोध ही परिकल्पना का प्रकार। इसमें क्या होता है कि जो परिकल्पना बनाया जाता है उसको मात्राओं के रूप में, संख्याओं के रूप में क्रमबद्ध करके बनाया जाता है। जैसे ये पूछा जाए कि अ और ब के उम्र समूह में क्या अंतर है, तो इन उम्र समूहों में अंतर निकालने से पहले क्या है, अ के समूह का माध्य निकाला जाता है, ब के समूह का माध्य निकाला जाता है, फिर उसके बाद क्या है उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार के जो है परिकल्पना को सांख्यिकी परिकल्पना कहते हैं। तो ये परिकल्पना कुछ मुख्य प्रकार हुआ, ठीक है, जिसको हमने बताया। इसमें आपको कहीं भी कन्फ्यूजन होगा तो आप जो है कमेंट करिएगा, मैं इसको अच्छे से आपको जो है बता दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक जो है संक्षिप्त रूप में इसको आपको बताने की कोशिश किया। अगला जो हमारा लास्ट टॉपिक है, परिकल्पना के कार्य क्या होते हैं, तो तीन मुख्य कार्य है। सिद्धांतों की जांच करता है, इसके माध्यम से क्या है, ये आपने जैसा कि शुरुआत में पढ़ा था कि ये एक जांचनीय उत्तर है, ठीक है, समस्या का संभावित हो तो इसमें इससे क्या होता है, सिद्धांतों की जांच की जाती है। जो एक मनोवैज्ञानिक नए नए सिद्धांत बनाते हैं तो परिकल्पना के माध्यम से जांच की जाती है। नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करा, परिकल्पना अगर सही साबित हो जाती है तो इसके माध्यम से क्या है, नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन भी होता है। तीसरा, किसी घटना का वर्णन करना। और कभी कभी क्या होता है, मनोवैज्ञानिक जो है सिद्धांतों को रचने के पहले क्या होता है, वो परिकल्पना में ही जो है वो विस्तार से ये बता देते हैं कि सिद्धांत में मेन क्या है। तो परिकल्पना द्वारा किसी घटना का वर्णन भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये परिकल्पना के कुछ मुख्य कार्य इस प्रकार थे। तो आज की क्लास में हमने जाना ये आपके IMA फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर पेपर जो 2 है उसका यूनिट फर्स्ट का भी टॉपिक है। साथ ही साथ आपका नेट में आता है ये टॉपिक, PGT, UP PGT, और भी आप किसी भी विषय के हों, मनोविज्ञान, ये जरूरी नहीं कि आप मनोविज्ञान के, आप समाजशास्त्र हो, गृह विज्ञान हो, कोई भी आपका विषय हो, क्योंकि रिसर्च वाला पेपर सभी विषय में सभी लोगों के लिए अनिवार्य होता है। तो आप सभी लोग इसको देखें, समझें, और जहाँ भी दिक्कत होती है आप जो है बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत उसका जवाब दूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।